नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं उनको लेकर इस वीडियो में आई हूं। कल मैंने एक वीडियो डाली थी तो आप सभी ने उसके बाद काफ़ी क्वेरीज मुझसे की, जैसे कि कई लोगों को अभी भी एलिजिबिलिटी का इशू है। आप सब कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो कि मैम मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, प्लस कई लोगों को अपनी एज रिलैक्सेशन का इशू है, कई लोगों को अभी टाइपिंग में कंफ्यूजन है कि इंग्लिश की टाइपिंग होगी कि हिंदी की टाइपिंग होगी। तो फिर से एक डिटेल एनालिसिस उस वीडियो के अपार्ट में इसको लेकर आई हूँ। अगर जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो प्लीज़ जाके आप पहले उस वाली वीडियो को देख लेना, फिर ये वाली वीडियो को देखना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी बता रही हूँ क्योंकि आप सभी लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो कि हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। मैंने बताया यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी वो आपकी काफ़ी कुछ सिमिलर होंगी यूपी PCS RO से, जो अभी आपने दिया है RO का एग्जाम। GS वगैरह वैसे ही आएगी आपकी, और कुछ चीज़ें जो आएंगी वो भी यहाँ बता रही हूँ। तो एलिजिबिलिटी अगर आप देख लो तो पहले एलिजिबिलिटी देख लो, क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का। सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आप एप्लीकेंट हैं RO ARO के लिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास क्या होनी चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री, 3 ईयर का कोर्स हो, 4 इयर्स का कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, मुझसे पर्टिकुलरली ये मत पूछो, बस बैचलर डिग्री आपके पास यानी कि आपका ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से। अब देख लो उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। कोई भी BCA हो आपका, बीटेक कंप्यूटर साइंस से हो, या फिर कोई डिप्लोमा भी हो। अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट हो नाइलेट का तो वो चलेगा, और अगर वो भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। CCC सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो कि इजीली अब मिल जाता है। एक महीने पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, एग्जाम दे दो, और उसके लेवल का जो क्वेश्चन आता है CCC का, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए और आप उस CCC को निकाल लोगे। मार्केट में बहुत सी बुक्स आती हैं, कोई बुक उठा लो वो निकल जाता है। तो अभी भी नहीं किया है तो वो कर लो, इस पेपर को भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर हो गई एलिजिबिलिटी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस कोई भी कंप्यूटर की डिग्री हो, डिप्लोमा हो, O लेवल हो, CCC हो, तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। आगे देख लो, ये जो आपका लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव कंप्यूटर स्किल डेटा वर्ड प्रोसेसिंग, तो ये पूछा जाता है मगर वहां ऐसा कोई एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। इसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद मैंने एज रिलैक्सेशन बताया है क्योंकि आप सभी कल से पूछ रहे हो कि मैम एज रिलैक्सेशन क्या है। देखो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको किस बेसिस से बता रही हूँ, जो 2021 में आपका RO ARO का एग्जाम हुआ था उसी के बेसिस पे इसको मैं बता रही हूँ, ठीक है। और कोई डाउट मत करना, ये आपकी RO ARO की जो 2021 में वैकेंसी आई थी उसमें जो चीज़ें थी वही यहाँ बता रही हूँ। अभी जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा जो फरवरी से मार्च के बीच में आने वाला है, जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एक बार और दोबारा मैं चीज़ों को आपको बता दूंगी, ठीक। तो यहाँ पे देखो उस समय क्या थी, 21 से 35। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी 01 जुलाई 2024 तक क्या होना चाहिए, आपको 21 तक पूरा हो जाना चाहिए और 35 से कम का होना चाहिए, ठीक है। उस समय आप 35 के रनिंग भी रहोगे तो आप एलिजिबल होगे। तो 2024 तक अगर आप 35 साल के हो, 21 साल से ऊपर हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, क्लियर। अब देख लो रिलैक्सेशन जिनको मिलता है उनको देख लो, यहाँ साफ साफ दिखाया हुआ है मैंने। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपकी मिनिमम एज तो 21 ही है, मैक्सिमम एज 40 है। ST के हो तो भी 21 से 40 ही आपको मिल रही है, और अगर OBC के हो तो 21 से 40 दी जा रही है। रिलेटिव ऑफ फ्रीडम फाइटर हो तो 21 से 40 आपको मिल रही है। अगर आप एक्स स्पोर्ट्समैन हो तो 21 से 40 ही मिल रही है आपको, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो जिसने आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में काम किया है तो आप 21 से 38 मिल रही है, और जो फिजिकली डिसेबल है उनको 21 से 50 मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे और कोई डाउट मत क्रिएट करना, जो ये दिखा रही हूँ आपको ये सब 2021 के अकॉर्डिंग है, वही यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो अगर आप OBC में हो तो 40 साल तक आप एलिजिबल हो। कई OBC वाले कैंडिडेट ने मुझसे कल पूछा था। आगे देख लेते हैं। नहीं कुछ हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, अगर कुछ भी इस बार चेंज होगा तो उसको ध्यान में रखना है। ये 2021 का सब कुछ है, डेटा सारा 2021 का है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। एलिजिबिलिटी हो गई, आप एलिजिबल हो तो आपको क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए क्या करना है, आपको पढ़ाई करना शुरू करना है। देख लो आपका एग्जाम दो चीजों में होता है। दो स्टेज कौन कौन सी है, एक आपकी रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, या इसे आप नॉलेज नहीं होगी, ये क्या है आपकी
टाइपिंग होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी टाइपिंग, ये भी बता दो दोस्तों किसकी होती है, ये सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग होती है। बहुत से लोग इसको भी पूछ रहे हो कि इंग्लिश की होगी कि हिंदी की, तो देखो यहां पर सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग होती है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में आपको इंग्लिश टाइपिंग कराई जाती है। क्या होता है यहां पे देख लो, 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। टाइम इसके लिए दोस्तों कितना दिया जाएगा, 20 मिनट का। 500 वर्ड को टाइप करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 25 वर्ड पर मिनट आपकी मिनिमम स्पीड यहां क्वालिफाई करने के लिए मांगी जाती है। ठीक है, 25 वर्ड्स पर मिनट। इसीलिए मैंने कल भी बताया था, आज फिर आपको बोलूंगी, जब टाइपिंग करना तो वेट मत करना 20 मिनट होने का, आप कोशिश करना 15 से 17 मिनट में टाइपिंग करके क्या करो, अपने पैसेज को सबमिट कर दो। तो आपकी स्पीड क्या होगी, 25 से काफी ज्यादा आएगी, 34-35 के लगभग आएगी। ठीक है, तो मार्क्स उससे मिलेंगे, क्योंकि जिसकी सही टाइपिंग रहेगी, फुल रहेंगे, उसको 50 अंक भी यहां पर मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई। रिटन एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा एमसीक्यू वाला, और उसके बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। पार्ट 1 से पार्ट 2 में आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। सेम डे ये दोनों एग्जाम होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम सेम डे होते हैं। पहले आप रिटन दोगे, कंप्यूटर का एग्जाम दोगे, 15 मिनट के गैप के बाद आपका टाइपिंग खुल जाएगा। ठीक है, चलो, टाइप ऑफ एग्जाम मैंने फिर से यहां समझा दिया, देख लो। एमसीक्यू होगा पार्ट 1, जिसको मैंने बताया रिटन एग्जाम। ठीक है, इसमें देख लो क्या है, एमसीक्यू में 200 क्वेश्चन आपके आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। टाइम 3 घंटा होगा। 1 मार्क आपको हर सही क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग अभी तक कोई नहीं होती थी, मैं बार बार बता रही हूं, सब 2021 का है। कुछ पैटर्न में चेंज होगा, तो इस बार हमको उसको ध्यान में लेके चलना है। ये नहीं इस बार का सुन लिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सपोज करो उन्होंने ऐड कर दी, तो वो मत करना, सुन के जाना। जो आगे वीडियो अपडेटेड वाली आएगी वो जरूर ध्यान में देना। तो ये क्या है, उस समय तक कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी कुछ नहीं थे, लेकिन मैंने कल आपको कट ऑफ भी दिखाई थी। 100 परसेंटाइल तक कट ऑफ गई है आपकी, मैक्सिमम किसकी, 99.7 से 100 परसेंटाइल गई थी आरओ की कट ऑफ। जनरल के केस में बता रही हूं, ऐसे ही ओबीसी और सब में आपकी कट ऑफ हाईयर साइड रहती, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है। और जो फिर आप वही, बहुत से लोग बोल रहे थे कमेंट के बाद भी कि मैम पेपर लीक होता है। मैंने कहा देखो, जो लीक वाला गैंग होता है, लीक वालों से हमें मतलब नहीं, हमें तो अपने दम पे ही नौकरी पानी है। तो मैं ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू करवाती हूँ, मुलाकात करवाती हूँ, जो अपने दम पे सिलेक्शन लिए हैं। तो मैंने बात की हुई है, एक जो फ्रेंड था मेरा एमटीएस में था यहाँ पे एसएससी में, उसके बाद उन्होंने वही इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम आरओ क्वालिफाई कर लिया। इस समय इलाहाबाद में है, उनसे बात हुई है। जब भी वो टाइम पाएंगे, अगर वो इस महीने में आते हैं, तो मैं डेफिनेटली उनका इंटरव्यू लेके आपको बताऊंगी, उनकी स्ट्रैटेजीज आपको समझाऊंगी, किस बुक से पढ़ाई की, क्या किया, वो सब बताऊंगी। ठीक है, तो आपको बस इस चीज को होप में रखना है कि हमें वैसे ही मेहनत करके नौकरी को निकालना है। ये जो लीक वीक वाला और पेपर धांधली वाला, देखो वो मेरे और आपके बस का है ही नहीं, हम लोग खरीद ही नहीं सकते इतना महंगा पेपर, है कि नहीं। तो जिसको करना है, जो कह रहा है, उसको साइड में कर दो। आप खाली चीजें फोकस करो कि हमें कैसे पढ़ाई करके एग्जाम को निकालना है। तो ये आपका हो गया। मिनिमम कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, लेकिन काफी ज्यादा है वो। मिनिमम कुछ नहीं है, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए अगर इसकी तैयारी करनी तो उसका सिलेबस जान के पढ़ाई में लग जाओ। यहां देख लो, टाइपिंग की बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड ये भी टाइपिंग होगी, 500 वर्ड की टाइपिंग होगी। बार बार बता रही हूं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग होनी है, हिंदी टाइपिंग नहीं होगी। और इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने सही कर दिया है, पूरा अच्छे से टाइप किया है, तो आपको फुल 50 मार्क्स मिलते हैं। ये वेटेज एक और है, जिसकी टाइपिंग अच्छी है ना, वो यहाँ पे थोड़ा कम भी करके यहाँ पे पा सकता है नंबर। 50 नंबर पाना बहुत बड़ी बात होती है। 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 25 है। 25 आपको नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई करोगे इस टाइपिंग टेस्ट को। यहाँ पे जो ये वाली चीज है, 1 एरर का मतलब है -0.1 मार्क्स। तो इसका मतलब ये है, आपने टाइपिंग करी, मान लो 10 वर्ड गलत कर दिए, 10 वर्ड गलत कर दिए, तो क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर कट जाएगा। 10 वर्ड गलत करने पे कितने नंबर कट रहे हैं, 1 नंबर आपके कट रहे हैं। ठीक है, 10 वर्ड गलत करने पे 1 नंबर कट रहा है। यानी मान लीजिए आपका बिल्कुल सही सब कुछ हुआ, 50 अंक पूरे आ रहे हैं, तो आपका 1 नंबर कट के कितना नंबर दिया जाएगा, 49 मार्क्स। क्लियर है, चलो
ठीक, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बस टाइपिंग जिसकी अच्छी है उसको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, वो एरर करते नहीं, मुझे पता। पैसेज ऐसा नहीं आता कि आप देखते आपके होश उड़ जाएं, और पैसेज में जो कहते हैं ना सब लोग की जजमेंट आता है, ऐसा आता है। आप तैयारी टफ की करके जाना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन नॉर्मल सा पैसेज आता है, कुछ कुछ वर्ड बड़े आते हैं, पूरा टाइपिंग बहुत टफ नहीं आती। मैंने लास्ट टाइम दिया था, हालांकि मेरा भी हुआ नहीं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन टाइपिंग बहुत आसान थी, टाइपिंग में कोई इशू नहीं आता है। आगे देख लो, ये आपका सिलेबस है, ठीक है, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में देख लो क्या क्या है आपके पास, जो सारी चीजें आपकी, अब मैं यहाँ बता दूं, कई लोग होंगे जो यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, आपने शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट अभी नहीं दिया होगा, तो आरओ में जो तैयारी की आपने, जो वहां पे आपने करंट अफेयर पढ़ी, जो वहां पे जनरल स्टडीज पढ़ी, वो सब तो यहाँ पर काम आनी ही आनी है। प्लस जो आपने हिंदी पढ़ी वो भी यहाँ काम आएगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे और सिलेबस बढ़ गया है। क्या बढ़ गया देख लेते हैं। साइंस आएगी ही आपकी, जो आपने अभी तक हर जगह तैयारी की होगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, एग्रीकल्चर। लास्ट टाइम एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चन आए थे, आरओ हो चाहे एआरओ हो, एग्रीकल्चर के बहुत क्वेश्चन आए थे, तो एग्रीकल्चर पढ़ के जाना अच्छे से। पॉपुलेशन इकोलॉजी, मतलब आपका वही सेंसस वगैरह वाली जो चीजें हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब पढ़ के जाना है। करंट एंड जो भी आपका करंट अफेयर है वो पढ़ के जाना है। अब आप बुक के लिए पूछोगे तो देखो, ये करंट अफेयर्स के लिए साल भर की करंट पढ़ के चले जाना। अभी ही आपकी उसके लिए क्या कहते हैं, आरओ के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आई थी, वो पढ़ लेना आप चाहे तो, या फिर घटनासार पढ़ लेना। बाकी देखो जो यहां तक आई थी, उसके बाद के लिए आपको क्या करना है, जो 2-3 महीने बचेंगे उनके लिए आपको मंथली मैगजीन तो पढ़नी ही पड़ेगी। यहां बात कर लें तो इन सब के लिए कुछ नहीं, अगर लूसेंट पढ़ रखी है तो बहुत आराम से पेपर करके आ जाओगे। एग्रीकल्चर क्योंकि थोड़ी सी पिछली बार टफ आई थी, तो इसीलिए कहूंगी एग्रीकल्चर के लिए आप क्या कहते हैं, वो बुक आती है इसकी परीक्षा वाणी की बुक जो आती है इंडियन एग्रीकल्चर की, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। भारतीय कृषि की आती है परीक्षा वाणी की बुक, परीक्षा वाणी की बुक आती है, आप उसको ले सकते हो कृषि के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक होती है, आप उसको लेकर पढ़ सकते हो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। बाकी जिसने घटना चक्र पढ़ रखी है, जो बुक आपने पढ़ रखी है, तो बहुत बेनिफिशियल है, कोई से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर लूसेंट पढ़ रखी तो भी बहुत बढ़िया है, घटना चक्र है, जो आपके पास जीके के लिए बुक है उसको पढ़ डालो। आगे बात कर लें तो जनरल इंटेलिजेंस, मतलब जनरल रीजनिंग आपकी, तो रीजनिंग में वही आपके क्वेश्चन जो आप हमेशा करते हो, आपकी सीरीज वाले क्वेश्चन, क्लॉक, कैलेंडर, कुछ भी आ सकता है, डाइस वगैरह सब पढ़ के जाना। ये आपका जो है देखो, ये स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग टू एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, ये यूपी की, यूपी स्पेशल पिछली बार भी आया था, अब यूपी स्पेशल का वेटेज हर एग्जाम में हो गया है, तो यूपी स्पेशल भी आपको अच्छे से पढ़ के जानी। देखो इसके लिए मैंने बता रखा है आपको परीक्षा वाणी, ये पब्लिकेशन बहुत अच्छी है और इसकी बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, तो ये परीक्षा वाणी की आप बुक इसके लिए भी ले सकते हो, यूपी स्पेशल के लिए भी। घटना चक्र से आप पढ़ रखे हो या किसी और बुक से पढ़ रखे हो तो भी अच्छा है, लेकिन ये बुक अगर नहीं है तो जरूर ले लेना, ये बुक बहुत अच्छी है आपकी हर एग्जाम के लिए। आगे देख लो नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश की देखो अभी तक तो 50 क्वेश्चन आते थे, लास्ट ईयर 2021 से 15 से 20 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, वो भी ज्यादा बता दिए, 15 से 17 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश के आएंगे, उसमें वही आपका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, फाइंड द एरर, ऐसी चीजें ही आने वाली हैं, ठीक है, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना। जनरल हिंदी की बात कर लें तो जनरल हिंदी थोड़ी सी आपकी आरओ से अलग है, सिर्फ तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम नहीं आएगा, यहाँ पर अलंकार, समास, संधि विच्छेद, ये सभी चीजें आएंगी, रस वगैरह सब पढ़ के जाना है, ठीक है। छंद क्या होता है ये सब पढ़ के जाना है आपको, कुछ भी वहां आ जाता है, ये हिंदी आपको पढ़ के जानी। और सबसे लास्ट में क्या पढ़ के जाना है, थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज कंप्यूटर की, यानी कि एमएस ऑफिस क्या है और क्या कहते हैं विंडोज कौन सा है, अभी जो एआई की बात हो रही है वो चैट बॉट क्या है, ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक। एलिमेंट्री नॉलेज का मतलब एलिमेंट्री नॉलेज ही पूछी जाती है, बहुत डीप में नहीं आता है, लेकिन हाँ अच्छे से पता होना चाहिए आपको यूनिक्स क्या है, लिनक्स क्या है, और भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके हर एग्जाम में आते हैं वो करने हैं। जब एग्जाम आएगा तो उसमें मैराथन चला दूंगी, मैं कंप्यूटर की कोशिश करूंगी कि मैं आपको चीजें कवर करा दूं, ठीक है। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा सिलेबस। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। समझ में आ गया होगा, जीएस पूरी पढ़नी है, साथ ही साथ रीजनिंग,
इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। यहाँ कहो तो लिख दूं। पढ़ना क्या क्या है आपको, देखो जीएस पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है और थोड़ी सी इंग्लिश पढ़नी है। थोड़ी सी इंग्लिश मतलब इतनी पढ़ के जाना है आपको, फाइंडिंग द एरर और इनडायरेक्ट डायरेक्ट, की वहां जाके अच्छे से कर लो। हिंदी इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया और रीजनिंग करनी है आपको। और क्या करना है, कंप्यूटर। ये इतनी चीज आपको पढ़ के जानी है। और इसके लिए मैं बार बार कह रही हूँ, पढ़ाई देखो अभी से शुरू कर दो। कई लोग मुझसे कहते हैं मैम सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतने साल से तैयारी कर रहे हो। जानते हो क्या होता है, आपने अपना बेस अभी तक क्लियर ही नहीं किया है। बेस अगर क्लियर नहीं करोगे, हर 2 महीने बाद आपका कोई एग्जाम होगा, आप ये बुक उठाओगे वो बुक उठाओगे, पतली पतली बुक से पढ़ पढ़ के जाते हो, कोई भी बुक आपकी याद नहीं होती है। इसीलिए शुरू से देखो, किसी भी चैनल पे जाओगे हर कोई क्या बोलता है, लूसेंट तो एटलीस्ट पढ़ डालो। क्या होगा, एक बुक आप अच्छे से पढ़े रहोगे, 5, 6, 7 बार पढ़े रहोगे, एक बुक के फैक्ट तो याद रहेंगे, है ना। तो पहले ये काम जरूर करो, अच्छे से जीएस ही पढ़ डालो। जीएस पढ़ लो, फिर अच्छे से हिंदी पढ़ लो। कुछ चीजें देखो हर एग्जाम में आती हैं, तो उस हिसाब से पढ़ाई करो कि वो सब्जेक्ट जैसे जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इतने में पूरी दुनिया सिमटी हुई है कंपटीशन के एग्जाम की। तो इतना अगर आप डिवाइड करके पढ़ोगे ना, धीमे धीमे करके भी, तो चीजें आपकी 6 महीने में कवर हो जाएंगी। करते क्या हो आप लोग, इस फॉर्म को भरा, उसकी पतली सी बुक उठा लाए, इस फॉर्म को भरा, उसकी कोई बुक उठा लाए। तो इससे क्या होता है, कहीं भी कुछ हौच पौच रहता है, कोई चीज प्रॉपर क्लियर नहीं रहती, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। ये आप ही नहीं, सब लोग गलती करते हैं, मैंने भी ऐसी ही गलतियां की हैं, सब ये काम करते हैं। बस एग्जाम, ये वाला फॉर्म आया चलो इसको पढ़ लेते हैं, ये वाला फॉर्म आया चलो इसको पढ़ लेते हैं, वो मत करो। अपनी कोई भी बुक जो उठाओ उसको खत्म कर लो। हिंदी पढ़ो तो हिंदी के सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ के खत्म कर लो, ठीक है। कोई क्वेरी होगी जरूर पूछना, और उम्मीद करती हूँ कि सिलेबस समझ में आ गया। उसके बाद भी कुछ दिक्कत होगी तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ये तो मैंने कहा ही आप सभी से है कि जो लोग एग्जाम दिए होगे यूपी पीसीएस का, वो लोग ये जरूर बताओ कितने नंबर आपके वहां पर आ रहे हैं। जो लोग पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम देने आ रहे हो वो भी जरूर बताना। धन्यवाद।